हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स विद अनिल सर में। मेरा नाम है अनिल सर और मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ 11th कॉमर्स इकोनॉमिक्स। तो आप सबको पता है कि 11th कॉमर्स में आपको इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है जिसमें टोटल 10 चैप्टर्स है। तो जिसमें से आज हम शुरुआत करेंगे पहला चैप्टर एंड दैट चैप्टर इज बेसिक कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स। तो इस चैप्टर में आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उन्हें भी समझना है, लेकिन उन कॉन्सेप्ट को अलग अलग इकोनॉमिक्स को कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आज हम समझते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इसके पहले भी इकोनॉमिक्स सुना होगा और थोड़ा बहुत आपको समझ में आता होगा। इकोनॉमिक्स कोई ऐसी चीज जो पैसे से जुड़ी हो, जो पैसे के मैनेजमेंट से जुड़ी हो, और आप बिल्कुल सही सोचते हो। इकोनॉमिक्स को अगर एकदम नॉर्मल सेंस में बोला जाए तो आप इसको एक मनी मैनेजमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन करेक्ट या कंप्लीट मैनर में वो नहीं होगा। तो आइए हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, ये जो वर्ड है इकोनॉमिक्स, यानी कि द वर्ड इकोनॉमिक्स, इट इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड oikonomia, which means the word economics, it is derived from Greek word oikonomia, which means management of house। तो सर इकोनॉमिक्स क्या होती है? ये जो शब्द है इकोनॉमिक्स, ये ग्रीक शब्द ओइकोनोमिया से लिया गया है और जिसका मीनिंग क्या होता है? घर को मैनेज करना, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ हाउस। करेक्ट। तो इकोनॉमिक्स का मतलब सिंपल सा होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस। इतना इजी है कि घर को मैनेज करने को ही इकोनॉमिक्स कहते हैं। बिल्कुल। अब आइए आगे देखते हैं। तो जाहिर सी बात है मैनेजमेंट ऑफ हाउस यानी हमारे घर को मैनेज करना। सो बेसिकली हमारे घर को मैनेज कौन करता है? जाहिर सी बात है हमारे घर को मैनेज करता है या तो मॉम, या तो डैड, या तो फिर बोथ, यानी कि मम्मी और पापा दोनों मिलकर घर को मैनेज करते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि घर को मैनेज करना मतलब क्या मैनेज करते वो लोग? तो हमें यहां भी सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्सपेक्ट ही देखना है कि वो घर में क्या मैनेज करते हैं। तो जाहिर बात है हर महीने हमें ये टेंशन होती रहेगी कि हमारे घर पे पैसा कितना आता है, यानी कि अर्निंग। हर महीने हमारे घर पे सैलरी, पैसा कितना आता है और वो पैसा हम खर्च किस पे करते हैं, यानी कि स्पेंडिंग। हमारे पेरेंट्स को यही तो मैनेज करना होता है। एवरी मंथ 1 तारीख को, 5 तारीख को, 10 तारीख को जो पैसा आएगा वो पैसा कहां पे जाएगा, यही उनको मैनेज करना होता है। इसी को इकोनॉमिक्स के सेंस में बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ हाउस, यानी कि जो हमारा घर है उस घर के अर्निंग को और उस घर के स्पेंडिंग को मैनेज करना, कि घर पे कितना पैसा आता है और वो पैसा किन किन चीजों पे खर्च होता है, इसको कहते हैं हम मैनेजमेंट ऑफ हाउस। तो जाहिर सी बात है जो आप अर्न कर रहे हो, वॉट एवर इनकम जो हमारे घर पे आ रहा है, वी कैन से दैट कि वो हमारे लिए क्या है? रिसोर्स है। और इस रिसोर्स का यूज हम किस पे कर रहे हैं? हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, यानी कि नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। सही बात है। तो अर्निंग को वी कैन से दैट कि इट इज अ रिसोर्स। अर्निंग एक रिसोर्स है, जिस रिसोर्स की मदद से क्या कर रहे हैं? हम हमारी नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या हर महीने जो भी हमने प्लानिंग किया होगा स्पेंडिंग को लेके कि हम ये खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, इतना पैसा हम इस पे लगा देंगे, क्या वो पूरा हो पाता है? कहीं ना कहीं इसका आंसर आएगा नहीं, क्योंकि हमारी सारी की सारी जो जरूरतें होती हैं वो हर महीने पूरे नहीं होती है। जो भी हमने प्लान किया होगा कि हम ये खरीद लेंगे, ये खरीद लेंगे, लेकिन एंड ऑफ द मंथ हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखना पड़ता है कि यार ये नहीं होगा, ये अगले महीने खरीदेंगे, या फिर ये नहीं होगा, ये अगले महीने खरीदेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत आती है। इस दिक्कत का मेन रीजन क्या है? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्स है उसमें हमारी सभी प्रकार की नीड्स और वांट्स सेटिस्फाई नहीं हो पाती हैं। हमारे पास जो रिसोर्स है उन रिसोर्स की मदद से हम अपनी जीवन की सारी जरूरतें, जीवन छोड़ो यार, 1 महीने की सारी जरूरतें पूरे नहीं कर पाते। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का ये रीजन है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। राइट। जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, लेकिन हमारे जो नीड्स एंड वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है। भाई हमारी नीड्स एंड वांट्स का तो कोई एंड ही नहीं है। मनुष्य महत्वाकांक्षी प्राणी है, उसकी एक जरूरत पूरी होती है, दूसरी शुरू हो जाती है।
एक वांट सेटिस्फाई हो जाती है, दूसरी आ जाती है। तो हमारी जो वांट होती है वो एंडलेस है, वो कभी भी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती। लेकिन उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, दे आर लिमिटेड इन नेचर। चाहे आपके पास पैसा हो वो भी लिमिटेड है, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो, नेचुरल रिसोर्स हो, सब कुछ हमारे पास लिमिटेड है। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का मेन काम क्या होता है? इकोनॉमिक्स का मेन काम यही होता है, इकोनॉमिक्स हमें यही सिखाता है कि कैसे हम अपने अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज की मदद से पूरा करेंगे। सो इकोनॉमिक इज अ सब्जेक्ट विच टेल्स अस हाउ ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाई अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स विद लिमिटेड मींस। मींस का मतलब होता है रिसोर्सेस। तो इकोनॉमिक्स हमें बैलेंस करना सिखाता है कि कैसे हम अनलिमिटेड रिसोर्सेस को लिमिटेड नीड्स में या लिमिटेड रिसोर्स सॉरी हम लोग कैसे हमारी अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेस में मैनेज करेंगे। इसी सब्जेक्ट को कहा जाता है इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक इज अ सब्जेक्ट दैट टेल्स अस कि हाउ ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाई अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स विद द लिमिटेड मींस। मींस का मतलब यहां पे रिसोर्सेस। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ह्यूमन बीइंग्स को यह सिखाता है कि कैसे हम अपनी अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को, अनलिमिटेड जरूरतों को लिमिटेड रिसोर्सेस में पूरा कर सकते हैं। इसे कहा जाता है इकोनॉमिक्स। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इकोनॉमिक्स ये कर कैसे पाता है? ठीक है, यानी कि ये हमें कैसे सिखा पाता है कि हम हमारी अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को लिमिटेड मीन्स में पूरा करें? तो इसके लिए इकोनॉमिक्स दो मेथड का यूज करता है। पहला मेथड होता है प्रायोरिटी बेसिस, यानी हम हमारी जो पैसा होता है, हमारा जो रिसोर्स होता है, उसे हम खर्च करते हैं प्रायोरिटी के बेसिस पे। प्रायोरिटी मतलब जो पहले इंपॉर्टेंट है उसे पहले खर्च करो, बाकी की चीजें हम बाद में देखेंगे। जैसे हमारे घर में एंड में जितना भी पैसा आएगा महीने की पहली तारीख को, हम जो मेन खर्चे हैं वो पहले जोड़ेंगे प्रायोरिटी पे। जैसे फूड चाहिए आपको, कपड़ा चाहिए आपको, अगर घर का रेंट है, लाइट बिल है, तो वो खर्चे पहले मैनेज करेंगे, बाकी खर्चे बाद में मैनेज करेंगे। यानी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम पहले डील कर लेंगे और बाद वाली चीजें हम फिलहाल बाद में डील करेंगे। इसे कहा जाता है प्रायोरिटी बेसिस। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो होता है उसे कहा जाता है आर्ट ऑफ इकोनॉमाइजिंग। आर्ट ऑफ इकोनॉमाइजिंग का मतलब होता है हाउ टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ मिनिमम। मैक्सिमम आउट ऑफ मिनिमम मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे, बट आपको शो नहीं हो रहा होगा, आपको सिर्फ यही दिखेगा कि आर्ट ऑफ इकोनॉमाइजिंग। और आर्ट ऑफ इकोनॉमाइजिंग का मतलब होता है हाउ टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ मिनिमम। यानी कि सिंपल चीज है, आपके पास जो रिसोर्स है वो मिनिमम है। ठीक है, आपके पास रिसोर्स जो है वो मिनिमम है, लेकिन आपकी जो नीड्स एंड वांट्स है वो क्या है? मैक्सिमम है। तो इस लिमिटेड रिसोर्स की मदद से कैसे आप अपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम जरूरतों को सेटिस्फाई कर सकते हो, इसको कहा जाता है आर्ट ऑफ इकोनॉमाइजिंग। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। सो इकोनॉमिक्स का सिंपल सा मतलब होता है कि कैसे ह्यूमन बींग्स अपनी अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज में या लिमिटेड सोर्स में सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। ये रहा इकोनॉमिक्स का पहला एस्पेक्ट। आइए हम इकोनॉमिक्स के दूसरे एस्पेक्ट को पढ़ते हैं। दोस्तों, आप सबने पढ़ा होगा कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। ठीक है, तो साइंस भी दो प्रकार की होती है, ये आपको डेफिनेटली पता होगा, और आपके टेक्स्ट बुक में इंट्रोडक्शन में भी वही लिखा हुआ है कि दो प्रकार की साइंस होती है, एक नेचुरल साइंस होती है और एक सोशल साइंस होती है। नेचुरल साइंस वो वाली जो प्योर साइंस है, ठीक है, जिसमें आप फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो ये नेचुरल साइंस है। और नेचुरल साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो उनके रूल्स होते हैं, वो सारे के सारे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। उनके रूल्स को, उनके फॉर्मूलाज को आप लेबोरेटरी में जाके टेस्ट कर सकते हो। इसको एब्सोल्यूट साइंस बोला जाता है, इसमें चेंजेस ना के बराबर होते हैं। लेकिन दूसरा जो साइंस होता है उसको हम कहते हैं सोशल साइंस। जो सोशल साइंस होता है वो ह्यूमन बीइंग्स की साइकोलॉजी को स्टडी करता है। और आपको सबको पता होगा कि भाई हमारी जो साइकोलॉजी होती है वो हर समय सेम हो ही नहीं सकती है, या मेरी साइकोलॉजी आपसे मैच नहीं होगी, आपकी साइकोलॉजी मेरे से मैच नहीं होगी। तो कहने का मतलब जो सोशल साइंस होता है वो स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को, और ह्यूमन बिहेवियर कभी भी सेम नहीं हो सकता। तो सोशल साइंस स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को, इसीलिए वो बिहेवियरल इन नेचर होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता। तो इकोनॉमिक्स भी हमारा क्या है? सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स भी क्या है? एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट है। तो मैंने आपको बताया कि सोशल साइंस क्या स्टडी करता है? ह्यूमन बिहेवियर।
लेकिन जो आपका इकोनॉमिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ क्या स्टडी करता है, इकोनॉमिक ह्यूमन बिहेवियर, यानी हमारा वो बिहेवियर जो पैसे से जुड़ा होगा, ठीक है, जो इनकम एक्सपेंसेस से जुड़ा हुआ होगा, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ह्यूमन बिहेवियर। तो हमारा जो इकोनॉमिक ह्यूमन बिहेवियर होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है कि अर्निंग, यानी पैसे कमाना और पैसे खर्च करना, ये हमारा इकोनॉमिक बिहेवियर है। हम पैसे कमाते हैं, हम पैसे रखते भी हैं और हम पैसा स्पेंडिंग भी करते हैं, यानी कि खर्च करते हैं। अब भाई पैसे कमाने के तरीके आपके पास क्या क्या हो सकते हैं? तो एक हो सकता है या तो हम कहीं जॉब करेंगे, दूसरा या तो हम कोई बिजनेस करेंगे, और तीसरा या तो हम कोई प्रोफेशन करेंगे। आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूं यार कि आपको जॉब, बिजनेस और प्रोफेशन में फर्क पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। जॉब, जैसे आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में जॉब करोगे, आपको मिलेगा सैलरी। आप खुद का बिजनेस चालू करोगे, कोई कपड़े की दुकान चालू कर लोगे या बुक या स्टेशनरी की दुकान चालू कर लोगे, तो वो हो जाएगा बिजनेस। प्रोफेशन का मतलब होता है आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री ले ली, जैसे कि आपने एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया, सीए कंप्लीट कर लिया, तो इसके बाद आप डॉक्टर बन गए, या फिर आपने लॉ कंप्लीट करके लॉयर बन गए, तो इनको कहा जाता है प्रोफेशन। और तीनों ही रिसोर्सेज से आप क्या कर सकते हो? पैसा कमाते हो। भाई जब ये पैसा आप कमाओगे तो जाहिर सी बात है खर्च करोगे, तो खर्च किस पे करेंगे हम ये पैसा? नीड्स एंड वांट्स पे, यानी कि हमारी जरूरतों पे। अगर हमारी सारी जरूरतें पूरी होने लगे, यानी कि सारी की सारी जरूरतें अगर हमारी फुलफिल होने लगे, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा सेटिस्फैक्शन, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक अच्छा सा मोबाइल देखा और पापा हमारे पहले ही प्लान कर रहे थे कि मोबाइल खरीदना है, तो फादर को बोलते हैं यार प्लान तो पहले से ही कर रहे थे, मैं देख के आया हूं दुकान में बड़ा अच्छा मोबाइल है, एक काम कीजिए आप मुझे वो खरीद दीजिए। तो जब तक वो मोबाइल हमें नहीं मिलता तब तक हमें बड़ी बेचैनी सी होती है, लेकिन जैसे ही मोबाइल मिल जाता है हमें क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन। उसी तरीके से अगर हमारी जो सारी जरूरतें पूरी होने लगे तो हमें क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन। एग्जाम्पल, कि अगर हम एक चौल में रहते हैं सपोज, ठीक है, और हमें रहना है किसी फ्लैट में, एक बड़ी सी सोसाइटी में रहना है जहां पे एम्यूनिटीज बहुत अच्छी अच्छी हो, ये हमारा ख्वाहिश है। अगर ये सारी की सारी जरूरतें आपको पूरी होने लगे, सपोज आपको अच्छी जॉब मिल गई जिसमें आपके पास जितनी भी जरूरतें थी, आपकी जितनी भी आपकी नीड्स एंड वांट्स थी, सब सेटिस्फाई हो गई, यानी सब पूरी हो गई, तो इससे हमें क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन, ठीक है। और जब ये सेटिस्फैक्शन मिला, यानी कि आप एक चौल से घर पे फ्लैट में रहने लगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि चौल की जो जिंदगी होती है बड़ी खराब होती है, भाई घर घर होता है, ठीक है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो ये इच्छा तो हर किसी की होती है ना, अच्छे जगह पर रहे, अच्छी चीजें रहे, अच्छे कपड़े पहने, अच्छी गाड़ी हो, ये हर किसी की इच्छा होती है, ठीक है। तो अगर हमारी सारी इच्छाएं पूरी होने लगे तो हमें क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन। लेकिन एट द टाइम आप देखोगे, जब आपकी सारी वांट्स पूरी होने लगेंगी और आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन दूसरी साइड से आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ना चालू हो जाएगा, क्योंकि हम एक फ्लैट में रहने लगे, वेल फर्निश्ड हाउस है हमारे पास, अच्छी गाड़ी है हमारे पास, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, तो इससे क्या होगा? हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंप्रूव हो जाता है। और अगर हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है तो उससे क्या होता है? वेलफेयर, यानी कि हमारी भलाई होती है भाई, और हमारा क्या हो जाता है? कल्याण हो जाता है, वेलफेयर। और याद रखिए, हर एक इकोनॉमी, हर एक अर्थव्यवस्था या फिर हर एक कंट्री का मेन इंटेंशन क्या होता है? अपने लोगों की भलाई। तो भाई इकोनॉमिक्स की मदद से हम खुद की भी भलाई कर सकते हैं, देश की भलाई कर सकते हैं, परिवार की भलाई कर सकते हैं, क्योंकि एंड टारगेट क्या होता है? आपको वेलफेयर चाहिए अपने लोगों की। तो ये रहा इकोनॉमिक्स का सिंपल सा मतलब, जो आपके टेक्स्ट बुक में ये इंट्रोडक्शन दिया था। और एक इंफॉर्मेशन कि एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था पॉल सैमुएल्सन। तो पॉल सैमुएल्सन ने इकोनॉमिक्स को बोला है क्वीन ऑफ सोशल साइंस। ये आप देख रहे हैं कि क्वीन ऑफ सोशल साइंस, ये किसने बताया है? पॉल सैमुएल्सन ने बताया है। इसके बाद आपका जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उसमें अलग अलग थियरीज दी गई हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, कि कौटिल्य का क्या मानना था इकोनॉमिक्स के बारे में, एडम स्मिथ ने कैसे डिफाइन किया है इकोनॉमिक्स को, लेकिन वो सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो आई होप आपको इकोनॉमिक्स समझ में आ रहा होगा। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे कि इंडिया कहां है भाई, अगर मैं मान के चलूं ये हमारी ए सिचुएशन है, और अगर मैं मान के चलूं सपोज ये बी सिचुएशन है, ठीक है, तो इंडिया कहां स्टैंड करता है? तो इंडिया स्टैंड करता है ए के अंदर, ठीक है, क्योंकि आज हमारी देश की जो पॉपुलेशन है मोर देन 140 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है,
और हर किसी की नीड्स एंड वांट बहुत ज्यादा है। हर किसी को अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी चाहिए, एजुकेशन अच्छा चाहिए, लेकिन क्या हम दे पाते हैं? आंसर इज नो। यानी कि जो घर की प्रॉब्लम वही देश की प्रॉब्लम, यही होता है भाई इकोनॉमिक्स। इज इट क्लियर? यानी कि आज जो इंडियन इकोनॉमी है वो यहां पे लाया करती है कि आज हमारे यहाँ प्रॉब्लम है अर्निंग और स्पेंडिंग को लेके। जो डेवलप्ड कंट्रीज है यूएसए, वो बी में आएंगे भाई, क्योंकि डेवलप कंट्रीज में पॉपुलेशन कम है, वहां पे अर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, वहां पे जॉब बिजनेस बहुत ज्यादा अवेलेबल है, जिसकी वजह से वहां के लोगों को कोई टेंशन आता नहीं है, उनके नीड्स एंड वांट्स पूरी होती है, ठीक है, सेटिस्फेक्शन मिलता है उनको, जिसकी वजह से उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो एक इंडियन से कहीं ज्यादा बेटर है। उनका हेल्थ सिस्टम, उनका जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है वो अच्छा है हमसे फिलहाल तो, ठीक है। और बड़ी बात यह कि डेवलप्ड कंट्रीज है, तो जितनी भी डेवलप कंट्रीज है वो इस साइड है और डेवलपिंग कंट्री है इस साइड है। तो अब हमें यानी कि इंडियन इकोनॉमी को शिफ्ट करना है। कहां से कहां शिफ्ट करना है? ए से बी की तरफ हमें जाना है। आई होप यार कैमरे में आ रहा होगा, चलो फिर भी नहीं भी आ रहा होगा तो आप समझ जाओ, ठीक है। अब इसका क्या मेथड हो सकता है कि जो इंडियन इकोनॉमी है ये यहां से यहां तक कैसे आएगी, ठीक है। तो आपका जो सिलेबस है, तो पहले मैं वो समझा दूं कि भाई इंडियन इकोनॉमी यहां से यहां नहीं आ पा रही होगी, कुछ तो रीजन होगा। 70 साल से ज्यादा हो गया आजादी से, 1947 में आजादी मिली और आज भी हम डेवलप्ड कंट्री नहीं बने हैं, हमारी इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, कुछ ना कुछ दिक्कतें होगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। और जितनी भी प्रॉब्लम है भाई वो आपके सिलेबस में है। आप अगर इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक उठाओगे और उसका सिलेबस में जाओगे तो पहला ही चैप्टर है आपका बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, दूसरा चैप्टर आपका मनी, उसके बाद एक मैथ्स वाला चैप्टर है, उसके बाद महाराष्ट्र की इकोनॉमी, क्योंकि आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको महाराष्ट्र की इकोनॉमी जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर ओरिजिनल स्टार्ट होता है कि इंडियन इकोनॉमी को लेके क्या क्या इश्यूज है। तो आप सिलेबस में प्रॉब्लम पढ़ोगे, प्रॉब्लम में क्या क्या है? प्रॉब्लम में है पॉपुलेशन, कि भाई इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब जब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होगा तो सबको आप जॉब दे नहीं पाओगे, तो हमारी कंट्री में क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। और जब बेरोजगारी होगा तो लोगों के पास पैसे नहीं होंगे। अब जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो क्या बढ़ेगी? गरीबी, यानी कि पॉवर्टी। अब देखो ये सारे के सारे चैप्टर्स दिए आपके इकोनॉमिक्स की बुक में। क्या हम इतने सालों से हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी? इसका भी आंसर है नहीं भाई, हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने 1991 के रिफॉर्म्स लाए थे और उसके बाद जो इंडियन इकोनॉमी थी उसमें ड्रास्टिकली चेंज आया। आप गूगल पे जाना और सर्च करना कि 1991 से पहले की भारत की इकोनॉमी क्या थी और 1991 से लेकर 2008 तक हमारी इकोनॉमी क्या गई। कंटिन्यूअसली ग्रोथ हुआ इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। इवन तो 2008 में पूरा वर्ल्ड में क्राइसिस आया हुआ था, लेकिन भारत में उस पर क्राइसिस नहीं आया था। तो अब ये आप समझ सकते हैं, सारे फैक्ट्स अवेलेबल है। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। तो आपके सिलेबस में तो 1991 के रिफॉर्म्स है। देन प्लानिंग कमीशन की जानकारी दी गई है आपको आपके सिलेबस में, प्लानिंग इन इंडिया, कि हम हाथ पे हाथ धरे तो फिलहाल नहीं बैठे, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी यहां से यहां की तरफ शिफ्ट कर जाए। समझ में आ गया? तो एक शब्द बार बार जा रहा है कि इकोनॉमी इकोनॉमी, हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो आप क्या इकोनॉमी, क्या इकोनॉमी और इकोनॉमिक सेम है? आंसर इज नहीं भाई, इकोनॉमी अलग चीज होती है। तो इकोनॉमी का एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि इकोनॉमी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया जहां पे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को कहा जाता है इकोनॉमी। यानी कि अब इसमें भी क्या आएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएगा प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन। यानी कि जिस पर्टिकुलर एरिया में प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है वही एरिया क्या होती है? इकोनॉमी। यानी एग्जांपल देता हूं, विलेज इकोनॉमी, डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी और नेशनल, यानी कि एक कंट्री की इकोनॉमी। जैसे इंडियन इकोनॉमी है तो इंडिया के अंदर जितना भी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन होता होगा उसे हम कहेंगे इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर जो भी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। उसके अलावा एक गांव के अंदर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, कंजम्पशन हो रहा है वो कहलाएगी विलेज इकोनॉमी। सेम उसी तरह डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशंस दिए इकोनॉमिक्स के वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया रहेगा। तो आज के लेक्चर को फिलहाल हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
थैंक यू वेरी मच।